हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अब हम अंग्रेजी ग्रामर को बिल्कुल इनिशियल लेवल से एक सीरीज शुरू करेंगे। जो बिल्कुल न्यू लर्नर हैं, जिनके पास कोई जानकारी नहीं हो अंग्रेजी ग्रामर का, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो सीरीज शुरू करेंगे। तो वो उसी क्रम में आज ये पहला वीडियो है। तो सबसे पहले ये जान लें कि अंग्रेजी ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस है। अगर टेंस को हम नहीं समझेंगे तो आगे अंग्रेजी ग्रामर में किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे, वॉइस को नहीं समझेंगे, नरेशन को नहीं समझेंगे और बाकी किसी चैप्टर को भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या टेंस को हम सीधे डायरेक्ट शुरू करें तो क्या सब कुछ समझ में आ जाएगा? ये थोड़ा सा कठिन है। तो टेंस सीखने से पहले जिन चीजों को हमें सीखना है, जिन चीजों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, आज हम उस पर फोकस करेंगे। और उसके बाद जब इसको हम बना लेंगे तो फिर अगले वीडियो हम जो बनाएंगे वो टेंस पे बनाएंगे। तो टेंस सीखने से पहले नाउन सीखना जरूरी है। नंबर, आर्टिकल्स और पर्सन, कैस की जानकारी होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बृहद चैप्टर है। इस पे हम अलग से बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर पे। लेकिन अभी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल की जानकारी देंगे ताकि हमको टेंस समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके पहले हम एक थोड़ी सी और चीज जानना चाहेंगे कि ये जो अंग्रेजी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, हिंदी से ये किस प्रकार से भिन्न है। अगर इस चीज की जानकारी हमें नहीं होगी तो भी थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसे देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। राम किताब पढ़ता है, ये एक एग्जाम्पल से हिंदी का। तो इसमें ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए। सब्जेक्ट जो वाक्य में, जिसके तीन तरह से इसको समझ सकते हैं आप। वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की गई हो वो सब्जेक्ट होता है। और जब कैस बताएंगे तो ये समझिएगा कि जो नॉमिनेटिव कैस में होता है वो सब्जेक्ट होता है। या फिर एक और इसको तीसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, जो डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो काम को निष्पादित कर रहा है, जो काम को करने वाला व्यक्ति है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। राम किताब पढ़ता है, सिंपल सवाल है कि कौन, किसी काम को कोई कौन करता है या कौन कर रहा है। जब इसका जो आंसर होगा वही सब्जेक्ट होगा। और ये प्राय हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी वाक्य के शुरू में लिखा जाता है। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, उसके बाद ये हिंदी वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फिर वर्ब आ गया। तो हिंदी का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। जब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, राम रीड्स ए बुक, तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस दोनों का क्रम जो है अंग्रेजी में बदल जाता है। अंग्रेजी में पहले वर्ब लिखते हैं तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ये भी जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। कर्म, हिंदी में कर्म जिसको बोलते हैं, वो है क्या। हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, डिटेल से। आगे हम इन सभी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चूंकि हम टेंस बताएंगे और टेंस में जो इन चीजों की जरूरत है ताकि हमको टेंस समझने में कोई दिक्कत ना आए, तो उन चीजों पे हम आज फोकस कर रहे हैं, उन चीजों को हम बता रहे हैं। तो इसका बिल्कुल इनिशियल लेवल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं कि क्रिया का फल जिस पे पड़ता है। अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम को करता है और वो काम करने से जो चीज प्रभावित होता है, जिसपे उसका प्रभाव पड़ता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है तो ये पढ़ने का काम राम करता है। और जब किताब पढ़ेगा तो किताब में क्या होगा, किताब पे इस पे प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? किताब गंदी होगी, किताब फटेगा, किताब पुरानी होगी। और अगर इससे आप नहीं समझ रहे हैं तो किसी दूसरे एग्जांपल से समझिए। जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो जब राम आम खाएगा तो आम पे कुछ घटित होगा। आम छोटा होगा, आम कम होगा, उसके साइज और शेप बदल जाएंगे। तो वो जिसपे क्रिया का फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और ये वर्ब तो आप जानते ही, जो सब्जेक्ट जो काम को करता है वो वर्ब है। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम देखेंगे एक एक करके इसको, नाउन, नंबर, आर्टिकल्स, पर्सन और कैस को। नाउन, दुनिया में जितने भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम है। और ये दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंट और एबल, ये अनकाउंट
और ये एबल, ये क्या है ये बाद में चर्चा करेंगे कि किसी वर्ड के आगे सफिक्स और प्रीफिक्स जुड़ता है तो क्या होता है। तो काउंट माने जिसको हम गिनते हैं, और एबल लग गया जिसको गिनने वाली, जो चीजें गिनी जा सकती है वो काउंटेबल नाउन है। और जैसे बुक को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, हाउस को गिन सकते हैं, काउ को गिन सकते हैं, बॉयज, गर्ल, हॉर्स, ये सभी जो है काउंटेबल नाउन है, जिसको हम दैनिक जीवन में व्यवहार में गिन कर करके इस्तेमाल करते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है। और इसके सिंगुलर और प्लूरल होती है, मतलब ये एक में प्रयोग होता है और एक से ज्यादा भी ये हो सकता है। एक से ज्यादा हो गया तो इसको प्लूरल करेंगे। अभी नंबर में जब देखेंगे तो इसको देख लेंगे। चलिए नंबर भी आप इसको समझ ही लीजिए। नंबर का ऐसे होता है कि वो कोई भी वस्तु जो काउंटेबल है वो या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। एक है तो सिंगुलर नंबर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर होगा। तो ये जितने भी काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे बुक है तो बुक्स, पेन, पेन्स, हाउस, हाउसेज, काउ, काउज। और दूसरे प्रकार के जो नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या तो माप करते हैं या फिर तौल करके करते हैं। जैसे कि ये वाटर, मिल्क, राइस, ऑयल, इन सबको मतलब गिना नहीं जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, तौलता है या फिर मापते हैं। ये एक राइस जो कंफ्यूजन वाला आप लोग को लग सकता होगा कि राइस को तो हम गिन भी सकते हैं, तो राइस को गिन सकते हैं लेकिन हम व्यवहार में उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, गिन के करते हैं या फिर तौल के करते हैं या माप करके करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो घर में भी हम खाना बनाते हैं तो इसको मापते हैं कि किसी चीज से या फिर तौल के करते हैं। दुकान में भी जाते हैं तो उसका लेन देन हम लोग करते हैं माप करके या तौल करके, गिन करके नहीं करते। तो ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये इसका प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही जैसा होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। आप बहुत सारी किताबों में या जो है पढ़े हुए हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो पांचों नाउन इसी 2 नाउन में समाहित हो जाते हैं। उसको जब हम अलग से बताएंगे तो उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझना है क्या कि नाउन किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। जब पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 भागों में डिवाइड किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। मतलब दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं वो कोई ना कोई इसी ग्रुप में से 8 में से कोई एक होगा, उसमें से एक नाउन है। तो ये एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सकता है। काउंटेबल का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होता है और अनकाउंटेबल का कोई फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है दोनों जगह। तो नाउन और नंबर ये बात समझ में आ गई, नंबर वही सिंगुलर और प्लूरल। अब देखते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द। ए और एन और ये 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ये नाउन के पहले आते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले आते हैं। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ए और एन का इस्तेमाल प्राय वैसे नाउन के पहले होता है जिसके बारे में पहले से कुछ ज्ञात नहीं हो, जिसके बारे में हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं। ये इंडिफिनिट होता है, इसलिए इसको इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। द का प्रयोग हम किसी डिफिनिट नाउन के पहले करते हैं, जिस नाउन को हम पहले से जानते हैं, जो नाउन खास होता है उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स हैं ए और एन, ए का मतलब भी होता है एक, इसका मतलब होता है एक, और इसका भी मतलब होता है एक। तो ये दोनों का प्रयोग जो इंडिफिनिट आर्टिकल है, इसका किसी काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नंबर में जो हो, वैसे काउंटेबल नाउन जिससे सिंगुलर नाउन्स का बोध हो, जिससे एक का बोध हो, एक किताब, एक कलम, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, एक लड़की, एक घर, एक गाय, एक भैंस। तो ये जहां पे काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर नंबर में है वहीं इसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए ये जैसे, और इसमें एक चीज और ये रखना है कि ये तो दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, लेकिन कहां पे ए का प्रयोग करते हैं, कहां पे एन का प्रयोग करते हैं, ये थोड़ी सी चीज समझ लीजिए। ए का प्रयोग वहां पे करते हैं जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, लेटर कॉन्सोनेंट नहीं, साउंड कॉन्सोनेंट, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट वाली हो। तो जैसे बुक, तो बुक इसका सिंपल एक तरीका है कि हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको आप हिंदी में लिखिए। तो बुक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बहुत से शुरू होगा बुक। तो ये जो बुक है
ये जो लिखा गया है, अगर ये कॉन्सोनेंट वाले व्यंजन है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं वॉवेल को साउंड, ए का प्रयोग करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले होते हैं। वैसे नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जो लिखा हुआ था लेटर नहीं, लेटर कॉन्सोनेंट नहीं, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। तो जैसे ए बुक, हाउस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ये लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो ए हाउस लिखेंगे, और फिर ए हॉर्स, हॉर्स एस से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट ही है। गर्ल, गर्ल कॉन्सोनेंट ये लेटर है जी, और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट ही है, तो इसलिए ए का इस्तेमाल करेंगे। और ये एन का प्रयोग वहां पे करते हैं जिसका साउंड वोवेल हो, वोवेल साउंड, जिसका साउंड वोवेल हो, जैसे ऑक्स। तो ऑक्स हम जानते हैं कि वोवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये ओ से शुरू होता है और इसका साउंड भी ओ ही जैसा है, कौन सा वोवेल साउंड है। ये लिखा हुआ ओ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो वोवेल लेटर से शुरू हो रहा हो उसका साउंड भी वोवेल ही हो, ठीक है। जैसे यहां पे ये देखिए ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन जो होता है एच, एच से शुरू हो रहा है और इसका जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड जो है वोवेल है, ऑनेस्ट, अ से उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले इन लिखेंगे। उसी तरह आवर, आवर जो है एच से शुरू हो रहा है, एच जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड जो है वोवेल है। तो हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि जो वोवेल साउंड से शुरू होता है उसके पहले इन का प्रयोग करते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब इसमें अगर किसी प्रकार का ज्यादा कंफ्यूजन हो तो हम इस चीज को देखेंगे कि ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है जिसके पहले हमको ए और एन का प्रयोग करना है, उसको आप हिंदी में लिख करके देखिए। हिंदी में जब लिख करके देखिए और उसका अगर पहला लेटर जो है अगर वो स्वर वर्ण वाले हों तो उसको हम एन लिखेंगे, और अगर व्यंजन वर्ण वाले से शुरू हो रहा है जो पहला जो अक्षर है वो, तो अगर ये जैसे ये देखिए बुक, तो बुक जो है ये वो से शुरू हो रहा है, वो जो है व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए इसके पहले ए लिखेंगे। उसी तरह देखिए आवर, तो आवर को जब भी लिखेंगे तो अ से शुरू होगा, अ, तो वो जो है क्या है, स्वर वर्ण है, तो इसका मतलब है स्वर वर्ण को ही अंग्रेजी में कहते हैं वोवेल, तो ये वोवेल से शुरू हो रहा है, इसके पहले एन लिखेंगे। सिंपल तरीका यही कि हिंदी में लिखिए, और अगर वो ओ आ ई उ वाले जो स्वर वर्ण है अगर वहां से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लिखेंगे, और नहीं इससे शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए लिखेंगे। द का इस्तेमाल किसी के भी साथ हो सकता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल किसी के भी साथ हो सकता है। बस इसका जब भी प्रयोग करेंगे तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि वो खास है, वो विशेष है, वो पहले से परिचित है, उसको हम पहले से जानते हैं, उसको उस सेंटेंस में दोबारा तिबारा आ चुका है, इसके पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी हो, तो बस इतना है। अब इसमें खास क्या है कि जब हम टेंस बनाएंगे, टेंस सीखेंगे, तो जो भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें जब भी कोई काउंटेबल नाउन हो, ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन हो और वो सिंगुलर नंबर में हो तो उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर होगा, उसके पहले आर्टिकल जरूर आएगा, चाहे ए आए, एन आए या द आए, जो भी है रूल के हिसाब से अप्लाई होगा उसमें, लेकिन उसमें आर्टिकल जरूर आएगा। फिर से इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी कभी सेंटेंस में, अंग्रेजी सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल हुआ हो और वो नाउन काउंटेबल नाउन हो तो, और सिंगुलर नंबर में, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नंबर में, वैसे नाउन जिसको गिन सकते हैं और उस नाउन से एक नाउन का बोध हो रहा हो, एक संज्ञा का बोध हो रहा हो, तो उसके पहले आर्टिकल जरूर आएगा, नहीं तो सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बस आर्टिकल में इतना ही समझना है। पर्सन और कैस की चर्चा करते हैं। पर्सन हम जानते हैं कि 3 होते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसको बोलते हैं जो बोलने वाला होता है, स्पीकर को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसमें आई और बी आता है। सेकेंड पर्सन सुनने वाला, जिसमें यू आता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इसका यही होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी और दे आता है, ही और सी सिंगुलर फॉर्म है और दे प्लूरल फॉर्म है। थर्ड पर्सन में जिसकी चर्चा की जाती है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे पर्सन और कैस दोनों को एक ही साथ समझ लें। कैस बोलते हैं कारक को, हिंदी में कारक बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे अभी समझना है 3।
इसको फिर बाद में जब चर्चा करेंगे तो डिटेल से और भी बात करेंगे इसमें। तो इसमें 4 जो होते हैं, एक सब्जेक्टिव, ये इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, और चौथा जो होता है वोकेटिव केस होता है। उसकी चर्चा हमको अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ यही 3 को समझना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, रट जाइए इसको। ये बार बार इस्तेमाल होने वाला चीज है, इसलिए इसको समझ लेना है कि फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। उसी तरह सारे पर्सन्स को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझ लेना, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे वॉइस में भी होगा, नरेशन में भी होगा, और अगर यहाँ पे गड़बड़ी होगा तो सेंटेंस बनाने में भी दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है और इसका फॉर्म अलग होता है। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है जो वर्ब के बाद आता है, और ये इसका फॉर्म अलग होता है। तो अभी हम देखें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में अंग्रेजी के सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न पे अंग्रेजी का सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ये है क्या कि जब सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जब ये वर्ब के पहले जो लिखा जाता है तो हमेशा इस वाले फॉर्म में लिखा जाता है, और जब वर्ब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट आता है तो इस वाले फॉर्म में लिखना होता है। इसी बात का ध्यान रखना होता है हमें। इसके फॉर्म से भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आई सब्जेक्टिव केस में है और ये सिंगुलर नंबर है, और ये इसका प्लूरल होता है बी। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव हो गया मी, और इसका पॉजिटिव होता है माई और माइन। उसी तरह बी का होता है ऑब्जेक्टिव अस, और इसका पॉजिटिव आवर और आवर्स होता है। ये पूरा चार्ट है। यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में इसका सेम ही रूप होता है। और पॉजिटिव में योर और योर्स होता है। ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस, और इसका पॉजिटिव हिज होता है। सी का हर, और इसका पॉजिटिव जो होता है हर और हर्ष होता है। दे का देम और देयर और देयर्स। इस चार्ट को देख लीजिए। अब इसको यहाँ पे समझना क्या है, माई और माइन, इस दोनों में क्या अंतर है। इस दोनों में ये पॉजिटिव केस जो होता है कि व्यक्ति ये का जो है किसी वस्तु या किसी दूसरी चीजों से संबंध बताता है, पोजीशन बताता है कि किसके अधिकार में है वो। ठीक है, तो इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों पॉजिटिव केस का फॉर्म है, लेकिन इसमें अंतर है। इसको ये वाला जो फॉर्म इधर देखते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हिज में दोनों में हिज का एक ही फॉर्म होता है, हर और देयर। ये इसको बोलते हैं, ये एडजेक्टिव है। इसके बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है, और ये है प्रोनाउन फॉर्म होता है। ये प्रोनाउन का जब पढ़ेंगे हम चैप्टर तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे। तो ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और ये जो होता है एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन के पहले, ये इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। बिना इसके बाद कोई नाउन आए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये वो सेंटेंस में गलत हो जाएगा। और इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, बस यही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, माई बुक, माई है तो बुक है, आवर है तो बुक है। उसी तरह कोई दूसरा नाउन भी हो सकता है, योर बुक, योर हाउस, योर ब्रदर, योर सिस्टर। सिर्फ योर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर सिर्फ योर का इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। या तो फिर हमको ये करना है, योर्स, योर्स करें, सही है। ठीक है, उसी तरह हिज बुक, और हिज का इस्तेमाल दोनों तरीके से होता है। हिज नाउन प्रोनाउन की तरह भी है और ये एडजेक्टिव भी है। उसी तरह हर बुक लिखेंगे, हर प्लस बुक, हर पेन, हर ब्रदर, हर सिस्टर, हर हाउस। या फिर अगर नहीं लिखना है नाउन तो फिर उसका इस्तेमाल हर्स की तरह होगा। ये हम आगे पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। अभी हमको यही समझना है, इसका दोनों फॉर्म को याद रखना है। सेंटेंस में ये बार बार आएगा, तो स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि जो वर्ब के पहले और बाद वाले कंडीशन में कभी ये लिख देते हैं, कभी ये लिख देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद, यानी कि वर्ब के बाद जब यहाँ इस वाले पोजीशन पे जो भी आएगा, ये वाला फॉर्म आएगा, ये वाला फॉर्म। और ये जो है वर्ब के पहले वाला जब भी फॉर्म आएगा तो ये वाला फॉर्म आएगा। उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बहुत इस्तेमाल होने वाला चीज है। हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें बहुत सारी जो कमियां होगी वो आप हमको कमेंट में लिख करके बताइएगा कि कहाँ दिक्कतें आएंगी और किस तरीके से हम बेहतर इसको कर सकते हैं। आपका जो कमेंट रहेगा वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा, और हम एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
अगले जो वीडियो आएगा वो टेंस से शुरू करेंगे हम, और उसमें काफी डिटेल से एक एक टेंस को समझेंगे। अगर आप आज का वीडियो ये देख लिए हैं और समझ लिए हैं इन चीजों को, घर में इसको रिवीजन करिए, देखिए, तो फिर टेंस में आपको कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। और अगर फिर आगे हम जो भी बताएंगे वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे कि जहां से कि आपको सारी जानकारी मिले और ग्रेजुअली आप धीरे धीरे अगले स्टेप की ओर बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।